देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। उनको इतनी आसानी से जाने दिया प्रीतराम? अरे वो लोग समाज के मुखिया हैं। वो लोग इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे अच्छे से समझ में आता है। मैं कह रही थी कि बेटा उन्हें यहाँ बैठाकर कोई समझौता नहीं हो सकता क्या? कैसा समझौता माँ जी? मेरे बेटे ने कोई अन्याय नहीं किया है, तो फिर मैं समझौता क्यों करूं? कोई इंसान भागने की कोशिश करता है जब वो दोषी होता है। चंदर ने तो कोई अन्याय नहीं किया है, तो वो जिम्मेदारी क्यों लेगा? रघुवीर, रास्ता दिखाइए रघुवीर, रास्ता दिखाइए ताकि उन्हें इस मुसीबत से मुक्ति मिले, इन पर कोई आंच ना आए। क्या हुआ चंदर? टूट क्यों रहे हो? दिल को मजबूत बनाओ चंदर। तुम्हारे पिता प्रीतराम दास अभी तक जिंदा है। तुम सब अंदर कमरे में चले जाओ, मैं हूं यहां। मुनीम, 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 जरा अच्छे से पता करके बताओ तो, यहाँ आसपास कोई नया लठैत तो आया नहीं है ना? मालिक, मुझे जितना पता है नए किसी को भर्ती नहीं किया गया है, और इसके अलावा सरदार मुझे बिना बताए किसी को नहीं भर्ती करेंगे। फिर भी एक बार अच्छे तरीके से पता करो। हाँ हाँ जी मालिक, लेकिन कोषाध्यक्ष महाशय ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है मुनीम। मेरे लठैत लोग बहुत पुराने और भरोसे लायक लोग हैं। पिस्तौल से इंसान का खून नहीं, ये उन लोगों से संभव ही नहीं। तो फिर बाहर का कोई? वही सोच रहा हूं मैं, लेकिन कौन? जाने दो, तुम एक बार सरदार के साथ बात करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। और हाँ, एक बात, हमारे सारे लठैतों में किस किस के साथ अभय का उठना बैठना है, ये जरा पता करो। मुनीम जी, उस दिन आपने जिसे पकड़ा था मोती ग्वाला, उसे लेकर चुपचाप बेले घाट के गोदाम में आइए। सावधान, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तेरे पति को जिसने मुसीबत में डाला है उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, वो ऐसे ही बच जाएगा। नहीं दीदी, दया कीजिए, किसी के कान में ये सब बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उस नई बहू का कोई नुकसान हो। उसने बहुत मेहनत करके अपने पति का दिल जीता है, मैं उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचूं। बोलिए। मेरे पास तेरे जैसा बड़ा दिल नहीं है बहू। मैं अभी जाके देवर जी को सारी बातें बताती हूँ। हमारे ऊपर ससुर जी भी हैं, उन्हें जो सही लगेगा वही करेंगे वो। मैं नहीं दीदी, दिमाग शांत कीजिए, मत कीजिए ऐसा काम। उनको ये बताने से अनर्थ हो जाएगा। आप मत जाइए, मेरी बात सुनिए दीदी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। ये क्या देवर जी? अच्छा हुआ आप आ गए। नई बहू ने क्या कहा पता है? छोटे देवर जी ने आपको मुसीबत में डालने के लिए ये सब काम किया है। उन्हीं के लोगों ने ये सब किया है, पता है? दीदी, मैं सब कुछ जानने के बावजूद मुंह बंद नहीं रख सकती। देवर जी, आपको जिसने मुसीबत में डाला है उसको सजा मिल के ही रहेगी। रानी, तो कल रात को तुम पिताजी के कमरे में गई थी ये बात बताने के लिए। वो सब डर लगना वो झूठ था? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा रानी? मैं मजबूर हो गई थी।
उस समय आप बहुत गुस्से में थे। अगर आपको ये बात पता चलती तो आपका दिमाग शांत नहीं रहता, खून खराबा भी हो सकता था। आप एक बार उस बेचारी के बारे में सोचिए, उस बेचारी की क्या दशा होती, और क्या देवर जी उसे अपनाते। आप लोग पुरुष लोग आपस में मार पीट खून खराबा करते हैं और उसका असर औरतों पर होता है। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैंने तो घर संसार के भले के लिए झूठ बोला था। मुझे सजा दीजिए, लेकिन दया करके ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे उसे नुकसान हो। भाभी, एक बार पूछिए अपनी छोटी बहन से कि मेरा मान सम्मान चले जाने पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? जब मेरा मान सम्मान धूल मिट्टी में मिल रहा है और ये उन लोगों को बचाने में लगी है। सारी चिंता अभय और उसकी पत्नी के लिए, और मैं इसका कोई नहीं हूँ। नहीं देवर जी, आपका मान सम्मान सबसे पहले है। बहू आपको नीचा नहीं दिखाएगी। अगर ऐसा ही होता तो सबसे पहले ये बात मुझे आकर बताती। इस तरह से मुझे सुनना नहीं पड़ता। आज राधाकांत और उस जमींदार ने हमें सबके सामने धमकाया। इसके बाद तो लोग मेरा नाम बदनाम करके रास्ते में घूमेंगे, और उस तरफ आपकी छोटी बहन का ध्यान है। मैंने सोचा था कि एक पत्नी होने के नाते ये मेरा साथ देगी। देवर जी, आप बहू को गलत मत समझिए। वो आपके भले के लिए दिन रात रघुनाथ की पूजा करती है। रघुनाथ। वो खुद आके मेरी रक्षा करेंगे। इधर आपकी छोटी बहन ने सबको कसम दे रखी है कि अभय के बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो इसकी देवरानी को नुकसान होगा। लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर कलकत्ता में मेरे नाम की बदनामी होती है तो तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगेगा? आज अभय पर मुझे जितना गुस्सा नहीं है, उससे कई ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे आचरण से हुआ है रानी। जा पगली जा, रोक उन्हें। दूसरों का सोचेगी तो खुद का सब गवाएगी। दया कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं रानी, मैंने तुम्हें कभी भी अपने पैरों तले नहीं रखा, अपने साथ में रखा है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते। इतनी दयालु कैसे हैं? इतनी दयालु। आज अगर आप नहीं होती तो मैं कहीं की नहीं रहती दीदी। तू चुप हो जा बहू, अब इतना नाटक मत कर। जब तूने अपने पति के बारे में सब कुछ इसे बताया था तब सब कुछ छुपाने के लिए क्यों कहा? हाँ, अब दीदी क्या करेगी? हाँ, किस तरफ जाएगी बता? कहाँ जाएगी? देवर जी इस पर गुस्सा होके चले गए। अब अगर ससुर जी भी उस आदमी को ढूंढ ना पाए तो, जिसे तेरे पति ने काम पे लगाया था, तब क्या होगा? तब सारा इल्जाम देवर जी पे आ जाएगा। नहीं दीदी, उन पर कोई दोष नहीं आएगा। अगर मैंने जी जान से रघुवीर की सेवा की है ना, तो रघुवीर कोई ऐसी राह दिखाएंगे जिससे
सबका मंगल होगा। मेरा दिल कह रहा है रघुवीर किसी को निराश नहीं करेंगे। मेरे रघुवीर इतने निर्दयी नहीं हो सकते। ग्वालिनी क्या कह रही है सुन। ग्वाला बहू, ओ ग्वाला बहू, यहाँ आओ, आओ जल्दी आओ। सारी बात खुल के बताना, कुछ मत छुपाना, ठीक है? बोलो। छोटी बहू, वो मोती है ना, वो ग्वाला नहीं है। वो असल में एक गुंडा है। वही तो उस दिन छोटे मालिक की बंदूक लेकर गया था। वो कहाँ है पता है? हाँ हाँ मुझे पता है, वो पीछे वाला जो जंगल है ना, वो वहाँ छुपा है। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात जल्दी से ससुर जी को बताना होगा। पता है, मैंने मुनीम जी को ये बात बता दी है और शायद अब तक वो मोती पकड़ा भी गया होगा। सरदार, उठाओ उसे। उठ, उठ। बता मोती, श्रीरामपुर में जाके तूने क्या किया था वहां? बोल। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। पता नहीं है? ठीक है, तेरा मुंह कैसे खोलना है ये हम जानते हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। सरदार, ये ऐसे नहीं मानेगा, और मारो इसको। तब तक मारो जब तक ये सच ना उगल दे, और अगर नहीं बताया तो इसे मारकर लाश को गंगा में बहा देना। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। बताता हूँ। सरजू, सरजू, थोड़ा पानी देना। ये क्या भाभी, आप इस घर में? क्यों देवर जी, नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, ये घर गृहस्थी तो आपकी ही है, और सरजू तो बिल्कुल आपकी छोटी बहन के जैसी है। हाँ देवर जी, एकदम सही कहा आपने। ये तो मेरी ही गृहस्थी है, और ये मेरी बहन जैसी क्यों होगी? ये तो मेरी छोटी बहन ही है, और इसी से बात करने के लिए मैं इस कमरे में आई थी। इस कमरे में आके मुझे ये बक्सा मिला।
ये बक्सा इसी कमरे में पड़ा था, अलमारी के पास। इसी बक्से में उनकी बंदूक रखी हुई थी, जो इतने दिनों से नहीं मिल रही थी। वैसे वो बंदूक इस बक्से के अंदर नहीं है। बक्सा तो खाली है। उस बंदूक का शायद शास्त्री महाशय को मारने के लिए उपयोग किया गया था। अच्छा देवर जी, हमारी अलमारी से ये बक्सा इस कमरे में कैसे आ गया, आप बता पाएंगे? नहीं बहू से मैंने कितनी बार पूछा, ये किसी भी हाल में नहीं बता रही है। कम से कम आप ही बता दीजिए। मैं तो नहीं, मतलब नहीं भाभी, मतलब मैं तो इस बारे में कुछ भी। मुझे कुछ नहीं पता है। जो भी जानता है वो मोती जानता है। आप उससे जाकर पूछिए उसने ये काम क्यों किया। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं बड़े भैया। अभय, तुम्हें पता है कि नहीं, मैं यहाँ सवाल पूछने नहीं आया, लेकिन तुमने मेरे साथ दुश्मनी निभाने के लिए जो किया है उससे दास वंश की बदनामी हुई है। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए अगर तुमने कोई अन्याय किया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ ही जाती है। देखो, मैं तुम्हें डांट सकता हूं, लेकिन पकड़वा नहीं सकता। सच में नहीं पकड़वाएंगे? अभय, अघोरनाथ शास्त्री की मृत्यु की जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। तुम्हारा नाम किसी के सामने नहीं आएगा। तुम निश्चिंत रहो, ये सजा मेरी है। बड़े भैया होने के नाते छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर भी मैं उसे सुधार नहीं पाया। दीदी, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अनर्थ होने वाला है दीदी। जेठ जी अगर सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लेते हैं तब तो उन्हें सजा मिलेगी। तब आपका क्या होगा दीदी? दीदी, दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है दीदी? दीदी, दीदी आप कुछ तो कीजिए ना दीदी, कुछ तो कीजिए। तुमसे मैंने क्या कहा था याद है ना? हमारे ऊपर रघुवीर की कृपा है, वो कोई अनर्थ नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल मत डरना।